हाय फ्रेंड, दिस इज़ विपिन। वेलकम टू गुरुजी मेकर। तो फ्रेंड, हम लोग बात करेंगे केबीएस इंटरव्यू टिप्स के बारे में। ये केबीएस इंटरव्यू को लेकर तीसरी वीडियो है। हमने अपनी पहली वीडियो में ये बताया था कि हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपने आप का इंट्रोडक्शन कैसे देना है, और बहुत ही विस्तृत तरीके से इंट्रोडक्शन आपको बहुत देखने को मिल जाएगी। बट हाउ टू डिलीवर योर इंट्रोडक्शन, वहाँ पर हमने इस चीज़ को दिखाया कि बोला कैसे जाए, अपना इंट्रोडक्शन देना कैसे है। और दूसरी वीडियो में हमने ये डिस्कस किया कि ड्रेस कोड क्या रहने वाला है, चाहे वो गर्ल्स को लेके हो चाहे बॉयज़ को लेके हो। और तीसरी वहाँ पे हमने कुछ चीज़ें ये डिस्कस की, केबी का जो कल्चर है उससे रिलेटेड कुछ बातें की हैं। उसी सीरीज़ में आज हम पार्ट 3 अपना यहाँ पे आपके सामने डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम केबीएस के बारे में सब कुछ जानेंगे, ऑल अबाउट केबीएस। और केबीएस के बारे में जानना ही सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, बस आपको ये जानना बेहद ज़रूरी है कि वहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाएंगे। और वीडियो के लास्ट में हम कुछ चीज़ों के बारे में जानेंगे, जैसे केबी कल्चर क्या क्या होता है। आज से ये चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी और पिछले 5 से 6 मतलब अगले 5 से 6 वीडियो में सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। अगर यहाँ हम बात करें केबीएस का, तो इसका फुल फॉर्म होता है केंद्रीय विद्यालय संगठन। इसका हेडक्वार्टर जो न्यू दिल्ली में है, और इसमें प्रेजेंट में कमिश्नर जो हैं वो निधि पांडे जी हैं। अगर हम यहाँ और थोड़ा सा इसके बारे में जानें, तो जो इसका पिछला नाम हुआ करता था वो होता था सेंट्रल स्कूल के नाम से जाना था। तो अगर कोई आपसे पूछे कि केबीएस मतलब केंद्रीय विद्यालय संगठन का जो नाम है, इसका पहले नाम क्या था, वो था सेंट्रल स्कूल। ठीक, तो ये चीज़ हो गई। अब उसके बाद अगर इसका हम देखें तो रिकमेंडेशन कब हुआ था, 1962 में हुआ था। इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 15 दिसंबर 1963 को हुआ था। इसी वजह से इसका फाउंडेशन जो है वो 15 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। और अगर हम बात करें 2022 के फाउंडेशन डे की थीम की, मतलब 15 दिसंबर को 2022 को जो फाउंडेशन डे मनाया गया था, तो हर साल एक थीम्स होती है, और इस बार 2022 में उसकी थीम रही थी लीडिंग फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो ये हो गया। अब इसके बारे में थोड़ा सा और अगर बात करें तो एफिलिएटेड बाय सीबीएसई, ये सीबीएसई से मतलब संबंध रखता है। जो भी चीज़ें होती है इसी के अंडर में होती हैं। और किसके अंडर में वर्क करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में वर्क करता है। और यहाँ पे अगर हमको होता है लोगो या मोटो की बात करें, तो आप लोगो उसका देखे होंगे, उगता हुआ सूरज, उसके नीचे कुछ संस्कृत में लिखा रहता है, वो आपसे पूछा जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें ये लिखा है कि तत् त्वयं पूषण अपावृडो। आपसे ये पूछा जा सकता है कि वो किस लैंग्वेज में लिखा गया है या क्या लिखा गया है। और अगर आप ये बता दें तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है उसका मतलब क्या है, और उसका इंग्लिश में मतलब क्या है। ठीक, तो ये तीनों क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए यहाँ पे हम तीनों चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन कर दी हैं। तो हिंदी में इसका मतलब होता है, हे ईश्वर आप इसे अनावृत कीजिए। इसका मतलब ये है कि छाए हुए ज्ञान के आवरण को हटाइए। ठीक, और इंग्लिश में अगर बात करें तो यहाँ पे ये लिखा गया है कि ओ सन प्लीज़ अनकवर दैट ट्रुथ। ठीक, तो यहाँ पे ये चीज़ें होंगी, आपसे ये पूछा, इसको आप अच्छे से ध्यान दे दीजिएगा। अब यहाँ थोड़ा सा और इसके हम बारे में बात करें तो जोन, अगर हम जोन की बात करें तो यहाँ पे 6 जोन है, जो 4 दिशाओं में होते हैं, जैसे नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ। ये 4 दिशा हो गई, तो इस चारों दिशाओं में एक एक जोन है। उसके अलावा सेंट्रल जोन है, एक नॉर्थ ईस्ट जोन है। नॉर्थ ईस्ट जैसे जो असम वगैरह जो हो गए, ये सब चीज़ें होंगी। तो ये जोन की बात। और रीजन की बात करें 25 रीजन है। अब रीजन में देखो, आपसे ये नहीं पूछा कि पूरे रीजन का नाम बताओ, क्योंकि ये जो नहीं, जैसे हो गया दिल्ली हो गया, इधर रायपुर हो गया, जैसे जयपुर हो गया, उसके बाद ऐसे ऐसे मतलब जो बड़े बड़े शहरों से एक एक है, तो ऐसे है। तो आप 5-6 नाम अपने चाहे तो याद करिए, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। आपसे बहुत ज़्यादा पूछें, रीजन पूछें कितने रीजन है। ठीक, अब यहाँ पे आपसे जाइट पूछा जा सकता है। जाइट का मतलब होता है जोनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग्स। ये और सिर्फ मतलब आप जब सेलेक्ट हो जाएंगे वो आपके लिए है, मतलब यहाँ बच्चों से कोई लेना देना नहीं है, आपको यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी। और उसके सेंटर की बात करें तो 5 है। जाइट्स की बात करें, चाहे सेंटर कह लो चाहे जाइट्स कह लो, 5 है। और जो कि ग्वालियर में है, मुंबई में, चंडीगढ़, भुवनेश्वर और मैसूर में है। और आउटसाइड ऑफ इंडिया कितने केवी हैं। ठीक, अब देखिए एक चीज़ और यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, मैं केवी बार बार कह रहा हूँ। केवीएस संस्था मतलब एक संगठन है। ठीक, उसके अंदर केवी आता है। केवी मतलब केंद्रीय विद्यालय आता है। तो केवी या केवीएस अगर आपसे कोई पूछे तो सब कंफ्यूज मत होइएगा। केवीएस एक संगठन है और उसके अंदर जितने विद्यालय आते हैं वो केवी है। ठीक, तो ये चीज़ हो गई। तो अब मतलब इंडिया के बाहर 3 इस समय केवी हैं। पहला मॉस्को में है, जो कि रसिया की राजधानी है। दूसरा तेहरान में है, जो ईरान की राजधानी है। तीसरा काठमांडू, जो नेपाल की राजधानी है। और इसमें वर्तमान में मतलब केवीज़ की बात करें तो 1253 केवी हैं। अब देखो, ये केवी बढ़ तो सकते हैं लेकिन घट भी सकते हैं। आपको ये सोच के हो कि अच्छा बढ़ तो सकते हैं लेकिन घट कह सकते हैं, तो चीज़ें मैं आपको आगे क्लियर कर दूंगा। बट अभी आप ये मान के लिए, अब यहाँ पे मैक्सिमम चीज़ें आपको पता होंगी, कुछ चीज़ें नहीं पता होंगी, बट आप ये देख सकते हैं, इस चीज़ आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। अब इसके बाद हम थोड़ा सा इसके बाद और डिटेल में जानेंगे। ये तो सबको पता होगी कि टोटल 1253 केवी है, लेकिन केवी होते कितने प्रकार के हैं बहुत कम लोगों को पता होगा। मे बी आप देख रहे हैं वीडियो तो आपको भी इससे पहले हो सकता है ये चीज़ें ना पता हों, और पता होंगी इतनी डिटेल में नहीं पता होंगी। और डेफिनेटली बता रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, तो अगर मैं बात करूँ केवी की, तो केवी मतलब एक्चुअल में 2 तरह के होते हैं, एक डिफेंस के होते हैं, एक सिविल का होता है। ठीक, तो डिफेंस की अगर बात करें तो यहाँ पे 3 कैटेगरी है। एक एफएस है, एक नेवल है, एक कैंट है। एफएस का मतलब एयरफोर्स स्टेशन, नेवल मतलब जहाँ पे नेवल मतलब नेवी वाले होते हैं, और तीसरा कैंट जहाँ पे आर्मी वगैरह वाले होते हैं। ठीक,
उसके बाद अगर हम सिविल की बात करें तो पीएसयू है और जनरल सिविल है। अब पीएसयू का मतलब पब्लिक सेक्टर यूनिट होता है। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कोई बहुत बड़ी कंपनी है प्राइवेट सेक्टर की, वो अपने एम्प्लॉयज़ जो वहाँ पे रह रहे हैं उनके बच्चों के लिए ध्यान देते हैं, हाँ वहाँ पे केवी खुलवाना चाहिए। जैसे हम बात कर ले रेलवे की, ऐसे बहुत सारे रेलवे हैं जिन्होंने मतलब अपना खुद का केवी खुलवाया है। और पीएसयू में जो केवी खुलते हैं उसमें मतलब जो कार्य होता है गवर्नमेंट के अंतर्गत होता है, लेकिन जिसकी सैलरी वगैरह होती है वो पीएसयू देता है, ठीक। तो ये चीज़ें हो गई। और पीएसयू, अब देखो यही रीज़न है कि पीएसयू जो है ना, ये बढ़ते तो रहते, घट भी सकते हैं पीएसयू। होता क्या है, मान लो कोई जैसे कोई भी एक मान लो इसमें बीएसएनएल है, ठीक। और बीएसएनएल ने क्या कर रखा है कि एक 8 से 10 केवी खोल रखे थे अपने अंडर में पीएसयू के अंतर्गत, ठीक। और हुआ क्या, लास्ट में बीएसएनएल का बहुत सारा घाटा हुआ। ये मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, ये कोई एग्जैक्ट नहीं है चीज़ें, बस आपको समझने के लिए, ठीक। तो मान लो बीएसएनएल बहुत सारे घाटे हो गए और वो क्या किया कि अब एम्प्लॉय को देने के पास उसके पैसे नहीं है, तो धीरे धीरे क्या करेगा, उनसे बोल दे भाई आप कहीं और शिफ्ट हो जाइए। और ये हो जाता है बहुत बार ऐसे। एक माइनिंग कंपनी थी, वहाँ भी ऐसी चीज़ें हुई थी। जब तक माइनिंग कंपनी अच्छे से चल रही थी, वहाँ पे उनके जो वहाँ पे टीचर वगैरह सबकी सैलरी वगैरह ठीक ठाक मिलती थी, बट जैसे माइनिंग कंपनी बंद हुई तो केवी बंद हो गए। तो ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जहाँ पे केवी बंद भी होता है, बट ये नहीं कि हर एक केवी बंद होता है। पीएसयू में ऐसी चीज़ें आ जाती कभी कभी, क्योंकि उसका मैनेजमेंट पैसा और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है पूरा पीएसयू वाले करते हैं, ठीक। तो ये चीज़ें आप जानते रहिए, केवी कम भी होते हैं, मतलब घटते भी हैं, ठीक। यही वजह है घटने का। और जनरल सिविल की बात करें तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय होते हैं उनके बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक। ये 2 चीज़ हो गई। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन देखो क्या बन सकता है, ठीक। क्वेश्चन बनने का मतलब, जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया कि डिफेंस स्कूल है, ठीक। एक डिफेंस स्कूल है, वहाँ पे एक पेरेंट्स आते हैं, वो एएफएस के हैं, एक नेवल के हैं, एक सिविल के हैं। स्कूल कौन सा है, डिफेंस का है। और आपसे पूछा क्या जा रहा है कि 3 कैंडिडेट हैं पेरेंट उनके, जिनका एडमिशन होना है। वहाँ पे एक एएफएस वाला है, एक नेवल वाला है, एक सिविल वाला है। तो सबसे पहले आप किसको एडमिशन देंगे, तो आपको ये जानना जरूरी कि जो डिफेंस का स्कूल है सबसे पहले हम डिफेंस वाले को देंगे, सिविल का होगा सबसे पहले सिविल वाले को देंगे। बट अगर डिफेंस में अगर ये कह दे कि एक एएफएस डिफेंस स्कूल है, ठीक। एएफएस जो एयरफोर्स स्टेशन है उसका डिफेंस स्कूल है, वहाँ पे 3 कैंडिडेट आते हैं, एक एएफएस का आता है, एक नेवल आता है और एक आता है सिविल का। तो तब आपका क्राइटेरिया क्या होगा, तो तब उसमें आप पहले क्या बताएंगे, पहले एएफएस रहेगा क्योंकि डिफेंस एएफएस का स्कूल है, और दूसरा क्या रहेगा, नेवल, क्योंकि नेवल भी डिफेंस में आता है। तो पहली प्रायोरिटी एएफएस को मिलेगी क्योंकि भाई एएफएस का है वो, दूसरा डिफेंस का है तो डिफेंस वाले को मिले, और थर्ड में आएगा आपका सिविल, ठीक। तो ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। इसके बाद जो भी चीज़ें होंगी, मतलब कैटेगरी 2 में मतलब इन तीनों के अलावा कोई भी आ सकता है, ठीक। क्योंकि 60-40 का रेशियो ऐसे समथिंग होता है। इसके बाद थोड़ा एग्जैक्ट आइडिया नहीं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। तो चीज़ें आपको समझने में खास जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो एडमिशन पर्पज़ के लिए होता है, ठीक। अब इसी तरह ये तो डिफेंस स्कूल, इसी तरह हम सिविल स्कूल की बात करें तो सिविल में क्या होता है। देखो पब्लिक सेक्टर के बारे में क्लियर कर चुका हूँ, वो बस प्राइवेट संस्था होती हैं, वो बोलती है भैया आप यहाँ पे आके केवी खोलिए, उसका सारा कुछ मैनेजमेंट हम देखेंगे। तो उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानना है, बस ये है कि सिविल के बारे में जान लीजिए, ठीक। सिविल की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे 5 कैटेगरी होती है। पहली कैटेगरी में ऐसे पेरेंट्स आते हैं और ऐसे बच्चे उनके बच्चे पढ़ते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हों और ट्रांसफरेबल जॉब है। ऐसा पेरेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब कर रहा है और ट्रांसफरेबल जॉब कर रहा है, तो उनको पहली प्रायोरिटी मिलती है सिविल, उनके बच्चों को पहली प्रायोरिटी मिलती है सिविल स्कूल में। दूसरी कैटेगरी की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब कर रहा है और नॉन ट्रांसफरेबल, मतलब एक जगह फिक्स रह के वो जॉब कर रहा है, तो उनको दूसरी प्रायोरिटी, मतलब अगर 2 लोग हैं तो सबसे पहले कैटेगरी 1 वाले को मिलेगा जो ट्रांसफरेबल जॉब वाले हैं, ठीक। तीसरी कैटेगरी की बात करें तो ऐसे पेरेंट्स आते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं और ट्रांसफरेबल जॉब कर रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो उनको तीसरी कैटेगरी, मतलब दोनों मिलने के बाद तीसरे स्थान पे इनको रखा जाएगा। चौथे स्थान की अगर हम बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होना चाहिए प्लस नॉन ट्रांसफरेबल जॉब है, ठीक। तो उनको चौथे स्थान पर रखा जाएगा। इसके बाद जो भी सीटें बचेंगी तो वो सिविल के लिए जनरल की रखी जाएगी, चाहे जो प्राइवेट एम्प्लॉय हो या अच्छी जगह कोई काम कर रहा है तो उसके लिए है। और यहाँ पे भी लॉटरी वगैरह सिस्टम, इसके बारे में जब एडमिशन प्रोसेस के बारे में हम बताएंगे तो चीज़ें आपको क्लियर कर देंगे, ठीक। तो इस स्कूल के बारे में अब यहाँ पे आप सुने होंगे स्टेशन के बारे में, तो स्टेशन के बारे में आपको ज़्यादा कुछ नहीं जानना, बस आप ये जान लीजिए स्टेशन 2 तरह के होते हैं, एक नॉर्मल होता है, एक हार्ड होता है। बट उससे पहले हम ये जानेंगे स्टेशन होता क्या एक्चुअल में। स्टेशन का मतलब होता है किसी एक स्टेशन पे एक या एक से अधिक केवी हो सकते हैं, ठीक। अब इसका मतलब एग्जांपल अगर मैं बताऊँ, जैसे मान लो दिल्ली है, ठीक। दिल्ली में जो एक स्टेशन तो वहाँ पे 3 से 4 केवी हैं। ऐसे लद्दाख में अगर मान लें वहाँ लद्दाख का जो स्टेशन है वहाँ पे 2 से 3 केवी हैं। तो ऐसे अगर मतलब एक स्टेशन पे एक या एक से अधिक जब केवी हो जाएंगे तो उसको स्टेशन कहते हैं। और यही रेंज को हार्ड स्टेशन या नॉर्मल स्टेशन कहा जाता है। अब नॉर्मल स्टेशन का मतलब क्या होता है, जो भी आपका मतलब केवी है, जो भी केवीएस का विद्यालय है केवी का, अगर वो सिटी में है, मेन सिटी में है,
और सारा कुछ वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, सड़कें वगैरह सब कुछ एकदम मेंटेन हो, कोई दिक्कत ना हो, तो नॉर्मल होता है, मतलब नॉर्मल की तरह वहाँ पे। बट हार्ड स्टेशन का मतलब ये होता है, पहले तो वेरी हार्ड हुआ करता था, बट वो कैटेगरी हटा दी गई, हार्ड रखा गया। हार्ड का मतलब ये होता है कहीं कहीं तो सड़कें सही से नहीं है, वहाँ पे लाइट वाइट की सुविधा भी बहुत 24 घंटे वाली नहीं है, और इंटरनेट की सुविधा बहुत, मतलब कुछ चीज़ें आपको मतलब वहाँ कंप्रोमाइज़ करके रहना पड़ेगा, तो इसीलिए उसको हार्ड स्टेशन बोलते हैं। बट ये हालांकि अब आज के टाइम में ऐसा नहीं, बट अब भी बहुत सारे ऐसे केबी हैं जहाँ पे हार्ड स्टेशन है। अगर हार्ड स्टेशन की अगर हम बात करें, जैसे लद्दाख क्षेत्र हो गया, ठीक, जम्मू कश्मीर में जितने भी केबी हैं वो हार्ड स्टेशन में आते हैं। उधर नॉर्थ जैसे केरल वगैरह में कुछ है, आसाम में एक आध दो जोन ऐसे जहाँ पे हमेशा बारिश वगैरह होती रहती है, तो उन सबको हार्ड स्टेशन रखा गया है, ठीक। तो ये चीज़ें होंगी। तो आशा करते हैं मेरे द्वारा बताई गई सारी चीज़ समझ में आएंगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, बट ये मान के चलिए कि इन सब के बिना अगर आप केवीएस का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप बहुत पीछे रहेंगे। और एक मैं आपका देखो, बहुत लोग कह रहे हैं कि हमको मतलब वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, बट आप ये सोच के चलिए अगर केवी का हर एक चीज़ आपको डिक्टो पता हो, उसका कल्चर कैसा हो, उसका अभी देखो मैं बहुत चीज़ें बताऊंगा एडमिशन प्रोसेस में, आपको दूसरी वीडियो में सारी चीज़ बताऊंगा हमें बताना क्या क्या है। तो उस हिसाब से भी पहला वीडियो था, उसमें मैंने कहा था कि ऑल अबाउट केवीएस, और दूसरा था कि टाइप्स ऑफ केवीएस, दो चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अब अगला वीडियो में बनाऊँगा सीसीए और फंडे पर, ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी वहाँ पे। और आप सोच के देखिए, अगर आपको सारी चीज़ें पता है तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहेगा। और मैं ये लिख के दे रहा हूँ, ये चीज़ें मैक्सिमम हो सकता है ऑल अबाउट आप केवीएस के बारे में जो पहला मैंने बताया वो चीज़ें पता हो, लेकिन अभी ये जो बताया ना, ये टाइप्स ऑफ केवीएस, ये बहुत कम लोगों को पता होगा। और पता भी होगा तो एग्जैक्ट सारी चीज़ें नहीं पता होंगी। उनसे अगर ये पूछ लिया जाए कि 3 स्टूडेंट है, एक एएफएस का है, डिफेंस का स्कूल है, एक एएफएस का है, एक नेवल का है, एक पीएसयू का है, एक जनरल सिविल का, सबसे पहले एडिशन किसको मिलेगा, तो बहुत सारे लोग नहीं बता पाएंगे, ठीक। तो इस चीज़ को समझिए आप। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लग रहा हो कि हाँ बहुत नॉर्मल, बट आपसे ये पूछी जाएंगी। और जो जिसके पास ये रहेगा, आप सोच के जाओ, अगर इंटरव्यू में बैठेगा तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होगी, तो आपको आप समझ लीजिए, जो आपका देखिए 60 नंबर का होना है, 30 नंबर का आपका पर्सनल इंटरव्यू है, ये यही सारी चीज़ें पूछें आपसे, और कुछ नहीं पूछा जाएगा। आपका इंट्रोडक्शन पूछने के बाद यही सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। और ज़रूरी नहीं कि डेमो में आपसे बहुत टफ सारी चीज़ें पूछी जाए, उसमें भी ये सब चीज़ें पूछ सकते हैं आपको पढ़ाते समय कि ऐसे हो गया, ये हो गया। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन यहीं से बना के देंगे उनको, अपने कल्चर के हिसाब से। ऐसा नहीं कि आउट ऑफ कल्चर जाके आपसे सारी चीज़ें पूछेंगे, तो आपको उसको कल्चर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली वीडियो में हम सीसी और फंडे के बारे में फुल्ली डिस्कस करेंगे। और अब से आपको मज़ा आने वाला है कि हर एक चीज़ में कुछ आपको नया नया देखने को मिलेगा, ठीक। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।